हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड एक वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ब्लड वेसल्स में आर्टरी वेन में फ़्लो करते रहता है और हमारे पूरे बॉडी में ये फ़्लो करता है और बहुत सारे मटेरियल को कैरी करके टारगेट टिश्यू तक कैरी करा के पहुँचाने का काम करता है। ब्लड डिराइव्ड होता है मेसोडर्म लेयर से। एम्ब्रियोनिक लेयर 3 तरह के होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो लेयर होती है उसके से डिराइव होता है हमारा स्किन, नर्वस सिस्टम, स्पाइन, ब्रेन। ओके, मेसोडर्म के थ्रू जो कनेक्टिव टिश्यू हैं, कनेक्टिव टिश्यू मीन्स ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ये सारी चीज़ें डिराइव होती हैं मेसोडर्म के थ्रू। एंडोडर्म के थ्रू हमारे इंटरनल ऑर्गन, जीआई सिस्टम के जो ऑर्गन हैं वो डिराइव्ड होते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ब्लड। ओके, ब्लड इज ए वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड बॉडी वेट 7 to 8%, बॉडी वेट का 7 to 8% जो होता है हमारा ब्लड होता है। ब्लड हमारे बॉडी में 7 to 8% हमारे बॉडी वेट का होता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स, ये सारे कंपोनेंट को ब्लड कैरी करता है और टारगेट ऑर्गन और टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। ओके, अगर हम डिस्कस करें ब्लड के बारे में, ब्लड हमारे जो कि हमारे वेस्कुलर टिश्यूज में फ्लो करता है उसमें ब्लड सेल और प्लाज्मा दोनों होते हैं। प्लाज्मा 55% होता है, प्लाज्मा 55% होगा और ब्लड सेल 45% होता है। हमारे होल ब्लड में प्लाज्मा 55% होता है और ब्लड सेल 45% होता है। अगर फर्स्टली डिस्कस करें प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा में भी 55% में भी 90 से 92% वाटर होता है। ओके, वाटर 90 to 92% होता है प्लाज्मा में। ओके, नेक्स्ट अगर 8% की बात करें, रेस्ट अमाउंट जो 8% है 55% में से 8% में दो कंपोनेंट होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और ऑर्गेनिक कंपोनेंट। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में कुछ आयंस होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम, ये सारे आयंस हैं जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की तरह होते हैं प्लाज्मा के अंदर एज ए सॉलिड। ओके, ऑर्गेनिक कंपोनेंट में हार्मोन्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जो न्यूट्रिएंट्स भी हमारे ब्लड के थ्रू ही टारगेट टिश्यू तक पहुंचते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ओके, ये सारे होते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट। 8% सॉलिड में आते हैं जो कि प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। ओके, प्लाज्मा के अंदर ही जो ब्लड सेल है वो फ्लोट करता है, प्लाज्मा के अंदर ही ब्लड सेल पाए जाते हैं। ओके, अगर हम डिस्कस करें ब्लड सेल के बारे में, ब्लड सेल पूरे ब्लड का 45% होता है। 45% ब्लड सेल होगा जिसमें से आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। एरिथ्रो मीन्स होता है रेड एंड साइट मीन्स होता है सेल। ओके, एरिथ्रोसाइट्स रेड और ये ब्लड के अंदर है तो रेड ब्लड सेल। ओके, एरिथ्रो मीन्स होता है रेड और साइट मीन्स होता है सेल और ये ब्लड के अंदर सेल है इसलिए रेड ब्लड सेल कहेंगे इसको। और ये रेड कलर का होता है क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। ओके, पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है जिसमें हीम पिगमेंट है और ग्लोबिन प्रोटीन है, इसके वजह से ये रेड होता है। पूरे होल ब्लड सेल्स का ये 99% होता है, ये 99% होता है। बाकी जो 1% है इसमें डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट होंगे, इसलिए ब्लड हमारा रेड दिखाई देता है क्योंकि 99% जो 45 में से 99% जो है हमारा रेड ब्लड सेल है, एरिथ्रोसाइट्स है, आरबीसी है, इसलिए ब्लड हमारा रेड दिखाई देता है, ब्लड हमें रेड शो करता है। रेड क्यों होता है? हीम नाम का पिगमेंट होता है इसलिए रेड होता है। हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है इसलिए रेड होता है। हीमोग्लोबिन में दो है, हीम और ग्लोबिन। हीम रेड कलर का पिगमेंट है,
और ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है, फर्दर हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये हो गए आरबीसी के बारे में। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी भी ब्लड सेल्स के अंदर ही आते हैं। ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ओके, ल्यूको में होता है वाइट। ओके, वाइट, और साइट में होता है सेल, और ये सेल कहाँ है, ब्लड के अंदर है, इसलिए इसको बोलेंगे वाइट ब्लड सेल। ओके, ल्यूकोसाइट मीन्स वाइट ब्लड सेल। ओके, और ये वाइट ब्लड सेल है, वाइट कलर है, कलरलेस है, इसमें कोई कलर नहीं, इसलिए उसको कलरलेस होता है। ये कोई कलर इसमें नहीं होता, कलरलेस होता है। ओके, नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइट्स, या फिर इसको बोलते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बो इस वर्ड से लिया गया है। थ्रोम्बस में होता है थक्का जमना। ओके, थक्का, जो ब्लड है, ब्लड सेल्स का आपस में एग्रीगेट होना, इसको बोलते हैं थ्रोम्बस। एक जगह एग्रीगेट होना को बोलते हैं थ्रोम्बस। थ्रोम्बस इस तरह के वर्ड्स को बोलते हैं, एक जगह ब्लड को इकट्ठा होना या फिर ब्लड एक जगह इकट्ठा होना, इसको बोलते हैं थ्रोम्बस। और ये साइट्स सेल, इसलिए बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट। ये प्लेटलेट हमारे ब्लड में, ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करता है, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लेटलेट या फिर थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट हमारे ब्लड में ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब भी हमें चोट लगती है, क्लॉट फॉर्म होता है थ्रू द प्लेटलेट। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट का नंबर हमारे बॉडी में कितना होता है, कितने अमाउंट में हमारे बॉडी में ये पाए जाते हैं। आरबीसी 4.5 to 5.5 मिलियन पर mm³ होता है। 4.5 to 5.5 मिलियन पर mm³ होता है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी 4 to 11,000 पर mm³। डब्ल्यूबीसी 4 to 11,000 पर mm³ होता है। प्लेटलेट 1.5 to 4.0 लाख पर mm³। ओके, प्लेटलेट होगा 1.5 to 4.0 लाख पर mm³। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आरबीसी, रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट्स के बारे में। एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी का कलर होता है, कलर रेड कलर का होगा, कलर रेड होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर रेड होता है, ड्यू टू हीमोग्लोबिन। नॉर्मल कलर को बोलेंगे नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी। अगर नॉर्मल कलर है आरबीसी का, उसको कहेंगे नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी। क्रोम मिस होता है कलर, क्रोम मिस होता है कलर, तो नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी अगर नॉर्मल कलर है हीमोग्लोबिन का, अगर हीमोग्लोबिन का अमाउंट ब्लड में नॉर्मल है, देन उसको कहेंगे नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी। ओके, अगर हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम है, अगर किसी पर्सन के अंदर हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी है, ऐसे पर्सन के ब्लड को बोलेंगे हाइपोक्रोमिक आरबीसी। हाइपो मीन्स होता है डिक्रीज। ओके, डिक्रीज क्रोम कलर। ओके, डिक्रीज कलर आरबीसी मीन्स हाइपोक्रोमिक, मतलब कलर का कम होना, हाइपोक्रोमिक आरबीसी कहलाएगा। अगर किसी पर्सन में हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी है, हीमोग्लोबिन कम है, देन उसके आरबीसी को कहेंगे, उसके ब्लड को कहेंगे हाइपोक्रोमिक आरबीसी। ओके, नेक्स्ट है शेप। शेप, आरबीसी का शेप बाइकॉनकेव और डिस्क शेप होता है। ओके, बाइकॉनकेव और डिस्क शेप इस तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं आरबीसी का। आरबीसी के अंदर ये साइड में, बीच में ऐसे गड्ढे मिलते हैं, ऐसे गड्ढे होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ए न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता है। और शेप देखें तो बाइकॉनकेव और डिस्क शेप होता है, बीच से गड्ढे मिलेंगे इसमें। ओके, बाइकॉनकेव और डिस्क शेप होता है, ए न्यूक्लिएटेड होते हैं। डायामीटर 7 to 2 माइक्रोन होता है। डायामीटर 7 to 2 माइक्रोन इसकी साइज होगी, डायामीटर होगा। हीमोग्लोबिन की 3 तरह की साइज होती है। अगर साइज है 6 माइक्रोन का, अगर 6 माइक्रोन की साइज है हीमोग्लोबिन की, 6 माइक्रोन की साइज है एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल्स की, अगर इसकी साइज 6 माइक्रोन की है, देन इसको बोलेंगे माइक्रोसाइटिक आरबीसी। ओके, अगर 6 की है देन बोलेंगे माइक्रोसाइटिक आरबीसी। माइक्रो मीन्स होता है छोटा। ओके, नॉर्मल है साइज 7.2 की, लेकिन माइक्रोसाइटिक आरबीसी, माइक्रोसाइटिक मीन्स छोटा आरबीसी, नॉर्मल से छोटा आरबीसी, माइक्रोसाइटिक आरबीसी। अगर आरबीसी का शेप जो, आरबीसी का डायामीटर
7.2 माइक्रोन हुआ देन उसको बोलेंगे नॉर्मोसाइटिक आरबीसी। अगर आरबीसी का साइज 8 माइक्रोन हो गया देन उसको बोलेंगे मैक्रो। मैक्रो मीन्स होता है लार्ज, बड़ा। ओके, मैक्रोसाइटिक आरबीसी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस में होता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का प्रोडक्शन, आरबीसी का फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज एरिथ्रोपोइसिस। ड्यूरेशन होता है एरिथ्रोपोइसिस का 7 डे। 7 डे के अंदर एरिथ्रोपोइसिस हो जाता है पूरा कंप्लीट प्रोसेस और आरबीसी फॉर्म हो जाता है फुल्ली। इन फीटल लाइफ स्प्लीन एंड लीवर। फीटल लाइफ में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है स्प्लीन और लीवर में। इन एडल्ट लॉन्ग बोन ऑफ रेड बोन मैरो। फीटस में स्प्लीन एंड लीवर में होगा, एडल्ट में लॉन्ग बोन ऑफ रेड बोन मैरो जो कि स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रा, टिबिया, फिबुला सारे बोन्स में होता है। ओके, नेक्स्ट है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो कि हार्मोन, ये हार्मोन सिक्रेट होता है किडनी के थ्रू। किडनी एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है रेड बोन मैरो को, बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है कि स्टिमुलेट करेगा इरिथ्रोपोइसिस के लिए। रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, इरिथ्रोपोइसिस। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस के लिए स्टिमुलेट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन स्टिमुलेट करेगा बोन मैरो को और वहाँ से फॉर्मेशन होगा आरबीसी का। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ आरबीसी। आरबीसी का स्टोरेज कहाँ होता है? आरबीसी स्टोर्ड कहाँ होगी? आरबीसी अगर बन गई है उसके बाद स्टोर कहाँ होती है? पहले देखते हैं आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है। 1% आरबीसी अगर फॉर्म हो रही है तो 1% आरबीसी डिस्ट्रक्ट भी होती है पर डे। ओके, पर डे 1% आरबीसी बनती है और 1% आरबीसी डिस्ट्रक्ट होती है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो आरबीसी फॉर्म हो रही है अगर उसको स्टोर करना है और एक्स्ट्रा अमाउंट में आरबीसी बनी है तो वो स्टोर कहाँ होती है? स्टोर होती है स्प्लीन में। ओके, स्प्लीन के अंदर स्टोर होती है आरबीसी अप टू 350 ml। अप टू 350 ml तक ब्लड जो है हमारा आरबीसी स्टोर रहता है स्प्लीन के अंदर। इसीलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहते हैं। स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ब्लड स्टोर रहता है, मीन्स आरबीसी स्टोर रहती है। 1% आरबीसी फॉर्म एंड स्टोर होता है स्प्लीन के अंदर अप टू 350 ml और 1% आरबीसी डिस्ट्रक्ट होता है और मैक्सिमम अमाउंट में जो आरबीसी डिस्ट्रक्ट होता है स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रक्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को कहते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ओके, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन को ही कहते हैं हीमोलाइसिस। ओके, हीमोलाइसिस। आरबीसी के डिस्ट्रक्शन को कहेंगे हीमोलाइसिस। और आरबीसी के रिलीज को, आरबीसी अगर स्प्लीन से रिलीज हो रही है उसको कहेंगे हेमरेज। ओके, अगर रिलीज हो रही है, रिलीज को बोलेंगे, रिलीज को कहेंगे हेमरेज। ओके, रिलीज को बोलेंगे हेमरेज एंड डिस्ट्रक्शन को बोलेंगे हीमोलाइसिस। नेक्स्ट है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है। 120 दिन के बाद आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो जाती है, हीमोलाइज हो जाती है स्प्लीन के अंदर और स्प्लीन को ही इसलिए बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हीमोपोइसिस के बारे में। हीमोपोइसिस मीन्स ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल। सारे ब्लड सेल्स का ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन को बोलते हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस में 3 तरह के ब्लड्स फॉर्म होते हैं। फर्स्टली एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। ओके, नेक्स्ट है ल्यूकोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, फॉर्मेशन, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। ओके, तीसरा है थ्रोम्बोपोइसिस मीन्स फॉर्मेशन और ओरिजिन ऑफ प्लेटलेट मीन्स थ्रोम्बोपोइसिस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरिथ्रोपोइसिस के बारे में। एरिथ्रोपोइसिस कैसे होता है, कैसे आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, आरबीसी कैसे फॉर्म होती है। ओके, टोटल आरबीसी के फॉर्मेशन में 7 डे का ड्यूरेशन लगता है। 1 by 1 प्रोसेस के थ्रू देखेंगे कि
किस किस स्टेप में क्या फॉर्मेशन होता है। हीमोपोइसिस के प्रोसेस में इरेथ्रोपोइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। इरेथ्रोपोइसिस से पहले किडनी से एक हार्मोन सिक्रेट होता है, इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन। किडनी से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसका नाम है इरेथ्रोपोइटिन। इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन एक्ट करता है बोन सेल पे, बोन सेल के स्टेम सेल्स पे इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन एक्ट करता है और वहाँ से अनकम्युनिकेटेड प्लूरिप्रोटेन स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट करके उसको कन्वर्ट करता है अनकम्युनिकेटेड प्लूरिप्रोटेन हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स को कन्वर्ट करता है कम्युनिकेटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल। ये स्टेम सेल्स के नाम है, सो कन्वर्ट करता है, देन फॉर्म कराता है कॉलोनी फॉर्मिंग इरेथ्रोसाइट्स। कॉलोनी फॉर्मिंग इरेथ्रोसाइट जिसको बोलते हैं CFUE, ओके, कॉलोनी फॉर्मिंग इरेथ्रोसाइट्स जिसको कहते हैं शॉर्ट में CFUE। उसके बाद ये आरबीसी में चेंजेस होते हैं, आरबीसी का फॉर्मेशन होने लगता है, आरबीसी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है इस प्रोसेस के बाद। ओके, आरबीसी के फॉर्मेशन में पहला स्टेप होता है जिसमें प्रो इरेथ्रोब्लास्ट जिसको कहते हैं प्रो इरेथ्रोब्लास्ट। प्रो इरेथ्रोब्लास्ट में आरबीसी की साइज 20 माइक्रोन होती है और आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस, ओके, और न्यूक्लियोलस दोनों प्रेजेंट होते हैं। प्रो इरेथ्रोब्लास्ट स्टेप में न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस दोनों प्रेजेंट होते हैं और हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। हीमोग्लोबिन यहाँ पे एब्सेंट रहेगा, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों प्रेजेंट होते हैं और इसकी साइज होती है 20 माइक्रोन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, उसको कहेंगे अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट की साइज जो होती है 15 माइक्रोन होती है और इसमें न्यूक्लियस रप्चर्ड मिलेगा। न्यूक्लियस रप्चर्ड होता है और न्यूक्लियोलस एब्सेंट होगा। ओके, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होगा, न्यूक्लियस रप्चर्ड होंगे और हीमोग्लोबिन यहाँ पे नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। ओके, इस स्टेज तक हीमोग्लोबिन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है। प्रो इरेथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इस स्टेप पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट स्टेप है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में इसकी साइज है 12 माइक्रोन और इसमें रप्चर न्यूक्लियस के बाद ये न्यूक्लियर मटेरियल जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म में मिलेगा और हीमोग्लोबिन यहाँ पे बिल्कुल लेस अमाउंट में मिलता है, बिल्कुल लेस अमाउंट में इस स्टेप में हीमोग्लोबिन मिलता है। न्यूक्लियर मटेरियल इन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म में मिलेगा और न्यूक्लियोलस तो पहले ही एब्सेंट हो चुका था। ओके, इसकी साइज होती है 12 माइक्रोन। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्टेप है लेट नॉर्मोब्लास्ट। लेट नॉर्मोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा लेस अमाउंट में। यहाँ पे क्रोमेटिन का फॉर्मेशन होने लगता है, क्रोमेटिन का फॉर्मेशन होने होगा और इसकी साइज जो होती है 10 माइक्रोन की होती है। ओके, नेक्स्ट स्टेप है रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट्स तक आते आते इसकी साइज, आरबीसी की साइज 8 माइक्रोन तक हो जाती है, 8 माइक्रोन तक डिक्रीज हो जाएगी। 20 माइक्रोन से 8 माइक्रोन तक इसकी साइज डिक्रीज हो जाती है। इसमें रेटिकल्स प्रेजेंट होती है, जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसमें क्रिस क्रॉस टाइप का, उसको रेटिकल्स कहते हैं। रेटिकल्स प्रेजेंट होती है और इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसको रेटिकुलोसाइट्स कहते हैं। ओके, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट और रेटिकुलोसाइट्स के फॉर्मेशन तक के जो टाइमिंग है वो 5 डे का टाइमिंग लग जाता है। 5 डे में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। 5 डे तक ये प्रोसेस होता रहता है। 5 डे तक ये प्रोसेस यहाँ तक कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से लेके और रेटिकुलोसाइट्स के फॉर्मेशन में 5 डे लग जाते हैं। ओके, उसके बाद कन्वर्ट होता है, ये आरबीसी कन्वर्ट होता है 8 माइक्रोन का है। इसके बाद विटामिन B12 और फोलिक एसिड के प्रेजेंस में, विटामिन B12 और फोलिक एसिड के प्रेजेंस में ये आरबीसी मैच्योर होती है। मैच्योर होके मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होगी और इसकी साइज डिक्रीज होके 7.2 माइक्रोन की हो जाएगी और इसका शेप जो है बाइकॉन्केव हो जाता है। ओके, इसका शेप बाइकॉन्केव हो जाएगा, आरबीसी मैच्योर हो जाएगी और साइज डिक्रीज होके 7.2 माइक्रोन की हो जाएगी, जो एक्चुअल आरबीसी का डायमीटर होता है। इस प्रोसेस में 2 डेज लग जाते हैं। इस प्रोसेस में 2 डेज कंप्लीट लग जाते हैं, इसलिए पूरा प्रोसेस होने में 7 डे का ड्यूरेशन लगता है। आरबीसी का प्रोडक्शन में 7 डे का ड्यूरेशन लग जाता है। ओके, अगर विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाए
तो आरबीसी मैच्योर नहीं होती, आरबीसी मैच्योर होकर बाइकॉन क्यों नहीं होंगी और साइज डिक्रीज नहीं होता है। ओके, ऐसे अभी तक हमने डिस्कस किया एरिथ्रोपोइसिस के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे एरिथ्रोपोइसिस को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, क्या फैक्टर नेसेसरी है फॉर द एरिथ्रोपोइसिस, किस वजह से एरिथ्रोपोइसिस हो पाता है, किन किन फैक्टर्स की वजह से। ओके, फैक्टर नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस। फर्स्ट है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो कि स्टिमुलेट करता है प्लूरीप्रोटीन स्टेम सेल्स को और उसके थ्रू एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस इनिशिएट हो पाता है, स्टिमुलेट हो पाता है। फर्स्ट है एरिथ्रोपोइटिन। ओके, नेक्स्ट है आयरन। आयरन एंड प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट फॉर आरबीसी कलरेशन। आरबीसी का कलर कैसा रहेगा ये डिपेंड करता है आयरन और प्रोटीन पे। अगर बॉडी में आयरन और प्रोटीन की डिफिशियंसी है देन आरबीसी के कलर डिक्रीज हो सकते हैं, जिससे हमने डिस्कस किया था नॉर्मोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, ये हो सकता है ड्यू टू आयरन एंड प्रोटीन। प्रोटीन एंड आयरन रिस्पॉन्सिबल फॉर आरबीसी कलर। ओके, नेक्स्ट है फॉलिक एसिड, विटामिन B12 एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर। फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 रिस्पॉन्सिबल फॉर मैचुरेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के मैचुरेशन में हेल्प करता है फॉलिक एसिड और विटामिन B12। फॉलिक एसिड और विटामिन B12 के थ्रू मैच्योर हो पाता है आरबीसी। जैसा कि हमने देखा था कि आरबीसी जो 8 माइक्रोन का था वो हो रहा था मैच्योर, और बाइकॉन्केव हो रहा था, बाइकॉन्केव हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर के थ्रू। इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलिक एसिड, विटामिन B12, इंट्रिंसिक फैक्टर के वजह से ही आरबीसी की साइज 7.2 माइक्रोन की हो पाती है और इमैच्योर आरबीसी मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट हो पाता है। ओके, मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट हो पाता है। ओके, फॉलिक एसिड विटामिन B12 के प्रेजेंस में इमैच्योर आरबीसी मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होता है। और विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है स्टमक के पैराइटल सेल से रिलीज होता है और ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि पैराइटल सेल से रिलीज होता है और इलियम में जाके एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन B12 का। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। जैसा कि हमने गैस्ट्रिक स्टमक के वीडियो में हमने डिस्कस किया है, इलियम के वीडियो में हमने डिस्कस किया है। ओके, ये हो गए फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस के फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि एरिथ्रोपोइसिस को अफेक्ट करते हैं, एरिथ्रोपोइसिस के फॉर्मेशन में इफेक्ट करते हैं और हेल्प करते हैं एरिथ्रोपोइसिस होने में, आरबीसी को मैच्योर कराने में हेल्प करते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर ब्लड, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड एंड एरिथ्रोसाइट्स, फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट। Hope you understand all these things about blood and erythrocyte formation. If you like the video, please like, subscribe and share my channel. Okay, thanks for watching.